डिस्ट्रिक्ट, ये नेपाल है आपका। मैं बताऊंगा इसके बारे में पूरा का पूरा कंप्लीट बताऊंगा। चलिए याद तक स्पष्ट हुई बातें। अब मैं अगले पॉइंट की तरफ आगे बढ़ता हूं फ्रेंड, ध्यान रखिएगा। अभी मैं सारी पेज फिर से रिवाइज कराऊंगा, परेशान बिल्कुल मत होइएगा। केवल पढ़ाना ही मेरी जिम्मेदारी नहीं है, आपको तैयार कराना भी मेरी जिम्मेदारी है। दायित्व तो एक टीचर का ये होता है कि मैंने टॉपिक पढ़ा दिया, आपने कितना सीखा ये मायने नहीं होता प्रायः, लेकिन मेरे टीचिंग में मेरा ये पूरा ध्येय होता है, मायने वही है कि मैं कितना सिखा पाया आपको, कितना आपके एग्जाम में ला पाया और कितना आपके सही हो पाए। अगर वो नहीं कर पाए तुम्हारे पढ़ाने का मतलब क्या हो गया। तो इसको कदापि मत समझिएगा कि केवल मैं आपसे बोलता रहूंगा, आप इससे बोल पाएंगे या नहीं। ये मेरा प्रॉमिस है आपसे, जैसे मैं बोल रहा हूं ऐसे बुला के आपको वापस करूंगा यहाँ से इस स्पेशल में। बस थोड़ा पेशेंस रखिएगा। आगे चलते हैं, यदि नेक्स्ट पेज की तरफ चले फ्रेंड्स। अब मैं आपको एक मैप और बनाऊंगा, कुछ और सामान परिचय से रूबरू कराता हूं। ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन। अब इसका पहला प्रश्न आएगा, उत्तर प्रदेश के दिशाओं से सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? उसके बाद सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है? दक्षिणी जिला कौन सा है? उसके बाद सबसे उत्तरी जिला कौन सा है? सबसे उत्तरी जिला कौन सा है? उसके बाद आपका सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है? दिशाओं को लेकर प्रश्न आएंगे, तो ध्यान रखिएगा। अगर पूर्वी जिला को पूछा जाता है, उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला आपका हो जाता है बलिया। कौन सा होगा? बलिया। अगर पूछा जाता है सबसे उत्तरी जिला कौन सा है, तो आपका आंसर होगा सहारनपुर। डिस्ट्रिक्ट दिखना स्टार्ट हो गए हैं और डिस्ट्रिक्ट को पहचानते रहिए, उसकी पोजीशन को एकदम क्लियर करते रहिए। शालू दुबे, गुड मॉर्निंग सर, हमें आपसे पॉलिटी पढ़ने हैं, मुझे किसी भी क्वेश्चन को पूछने की जरूरत नहीं हुई। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ऐसे सभी स्टूडेंट को होना चाहिए, अगर ईमानदारी के साथ पढ़ेंगे तो हो सकता है कभी कभी डाउट हो भी सकता है, लेकिन कोशिश रहती है कि ना पूछना पड़े आपको। पूर्वी जिला बलिया, उत्तरी जिला सहारनपुर और पश्चिमी जिले की यदि मैं बात करूं तो आपका यहां आएगा शामली। और दक्षिणी जिला की बात है तो कई बार स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं, ललितपुर है या सोनभद्र है, तो आपका सोनभद्र है। तो इस डिस्ट्रिक्ट का नाम क्या है? सोनभद्र है। जिस डिस्ट्रिक्ट को मैंने जहां लोकेट किया है वो वहीं पर है। अब मैं सहारनपुर बोलूं तो दिमाग में सोचने के लिए देखना अपने किताब के पन्नों पे कहां सहारनपुर लिखा है, बल्कि उत्तर प्रदेश के नक्शे में नजर आए ऊपर है सहारनपुर। जब मैं बोलूं कि सोनभद्र तो आपको दिखना चाहिए वो लटकता हुआ पेट है नीचे सोनभद्र में। जब मैं आपसे कहूं बलिया तो आपको दिखना चाहिए वो कोने में एकदम सबसे किनारे है कौन सा आपका बलिया। जिस तरह दिन मैप में सारे डिस्ट्रिक्ट आपको दिखने लगेंगे तो कोई भी तत्व को याद करना आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। पश्चिमी आगरा नहीं है, देखिए भाई अब आप लोग किस गुटके को पढ़ के आए हैं, किस गाइड को पढ़ के आए मुझे पता नहीं है, तो इसलिए पहले कोई भी चीज होगी जो मैं बताऊंगा उसको जाके प्रमाणिकता की जांच करिएगा और उसके बाद कहीं डाउट होगा तो फिर पूछेगा सर ऐसा तो नहीं है, नीरज गुप्ता जगह सर पश्चिमी आगरा है, कोई उसका वही नहीं, आगरा का कोई उसमें लिंक ही नहीं है। एक बार कभी शामली को बागपत को लेकर थोड़ा विवाद हुआ था और एकदम स्पष्ट रूप से शामली आपका सबसे पश्चिमी जिला है। तो कोई भी बात को जब आपको लगे कंफ्यूजन, क्योंकि बहुत सारी किताबों को आप पढ़ते रहते हैं, अब किस किताब में क्या दिया है मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आपको एथेंटिक सोर्स के हिसाब से आपको सही जानकारी देने का प्रयास करूंगा। फिर भी आपके पूर्व अध्ययन के अकॉर्डिंग कहीं यहाँ डाउट्स हो तो उसको पहले एक बार जाके और गूगल से लेकर के नवीनतम आंकड़ों से लेकर के एथेंटिक बुक से लेकर उसको चेक करिएगा, फिर एक बार डिस्कस करिएगा सर ऐसा देख लीजिए क्या इसमें कुछ संभावना है डाउट की, तो उसको बात कर ली जाए। ठीक है, ये तरीका होना चाहिए। विपिन कुमार जी कह रहे हैं सोनभद्र का नाम रॉबर्ट्सगंज भी है क्या गुरुजी? विपिन कुमार भैया थोड़ा सा मैंने कहा ना पेशेंस, बस पेशेंस रखिए। रॉबर्ट्सगंज भी जानेंगे, खलीलाबाद भी जानेंगे, अकबरपुर माती भी जानेंगे, जालौन भी जानेंगे और आप गौरीगंज भी जानेंगे, सब जानेंगे। कौन मुख्यालय है, कौन जिला है, सब जानेंगे। लेकिन अभी तो समान परिचय पढ़ाऊंगा, आगे क्यों भाग रहे हैं, आराम से पढ़िए। सबसे दक्षिण जिला कौन सा लिखा है, कंफर्म क्या करना है? दक्षिणी जिला आपका सोनभद्र है। सबसे दक्षिणी जिला आपका उत्तर प्रदेश का सोनभद्र है। तो चारों दिशाएं क्लियर। उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला बलिया, सबसे पश्चिमी शामली, सबसे उत्तरी सहारनपुर और सबसे दक्षिणी सोनभद्र। उसके बाद अगला प्रश्न क्या बनेगा, आगे बढ़ते हैं। यहां पर एक डिस्ट्रिक्ट है आपका गोरखपुर, ध्यान दीजिएगा। गोरखपुर को क्यों आप जानेंगे, दो क्वेश्चन बनेंगे। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला गोरखपुर है। यह सर्वाधिक वर्षा वाला जिला है गोरखपुर। और जब सर्वाधिक पूछा गया तो न्यूनतम जरूर पूछा जाएगा। और यहीं पर एक डिस्ट्रिक्ट है आपका मथुरा, यहीं पर एक डिस्ट्रिक्ट है मथुरा। और यहां क्या है, न्यूनतम वर्षा वाला जिला। सबसे कम वर्षा उत्तर प्रदेश के किस जिले में होती है, तो मथुरा में। यह जिला कौन सा है आपका, मथुरा है। डिस्ट्रिक्ट को याद करते चलिए। दूसरा प्रश्न बनेगा कि क्षेत्रफल की दृष्टि से, एरिया की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? एक डिस्ट्रिक्ट है यहां पे जिसका नाम है लखीमपुर खीरी। क्या नाम है? लखीमपुर खीरी। और लखीमपुर खीरी में यह क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा। अब सवाल उठता है कि क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है तो सबसे छोटा कौन सा है? पहले आप एक डिस्ट्रिक्ट पढ़ते होंगे संत रविदास नगर, उसे कट कर दीजिएगा, किताबें अभी आंकड़ा चेंज नहीं की है। संत रविदास नगर गलत है, लगभग 1000 वर्ग किलोमीटर का काफी 1000 क्या लगभग काफी अंतर है उसमें वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल की बात करें तो। अब वर्तमान में नवीनतम आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से, एक ये डिस्ट्रिक्ट है हापुड़ नाम है इसका, क्या नाम है? हापुड़। और क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला है, सबसे छोटा जिला है। कितने तैयार हो गए आपको? दिशाएं तैयार हो गई? यस। वर्षा तैयार हो गया? यस। क्षेत्रफल तैयार हो गया? यस। रिपीट करिए। पूर्वी जिला बलिया,
पश्चिमी जिला शामली। मैं क्वेश्चन बोलूं, आंसर आपका निकलना चाहिए। ये मत सोचिए ऑनलाइन बैठे ऑफलाइन की तरह जवाब दीजिए, मैं सुनूंगा नहीं लेकिन महसूस करूंगा। सबसे उत्तरी जिला सोनभद्र, सबसे दक्षिणी जिला सोनभद्र, सबसे उत्तरी सहारनपुर, सबसे उत्तरी सहारनपुर, सबसे दक्षिणी सोनभद्र। वर्षा की दृष्टि से सबसे बड़ा गोरखपुर, वर्षा की दृष्टि से सबसे छोटा या सबसे कम मथुरा, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा लखीमपुर खीरी, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा आपका हो जाएगा हापुड़। मैंने क्या कहा है कि उत्तर प्रदेश के समान परिचय खत्म होते होते 3 क्वेश्चन आपके एकदम कंफर्म हो जाएंगे एग्जाम में। अब आगे चलते हैं, अब आगे में चलते हैं फ्रेंड, ध्यान रखिएगा। उसके बाद अगला प्रश्न ये बनेगा कि सर जनसंख्या दृष्टि की, जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है। मैंने आपको बता दिया 2 डिस्ट्रिक्ट है। ये ऊपर वाला जो है आपका गाजियाबाद है और ये आपका गौतम बुद्ध नगर है। गौतम बुद्ध नगर है। यहां से 2 प्रश्न बनेंगे। जैसे मैंने कहा जनसंख्या घनत्व डेंसिटी, आपके जनसंख्या घनत्व का मतलब क्या होता है? प्रति 1 वर्ग किलोमीटर में, प्रति 1 वर्ग किलोमीटर में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या किसी राज्य का, किसी देश का, किसी जिले का जनसंख्या घनत्व कहलाता है। क्या? जनसंख्या घनत्व कहलाता है। और उत्तर प्रदेश का जनसंख्या घनत्व है कितना? संपूर्ण रूप से पूरे उत्तर प्रदेश का जो ये 2,40,928 वर्ग किलोमीटर पे पूरी जनसंख्या 19,98,12,041 व्यक्ति रहते हैं, इनका जनसंख्या घनत्व क्या, इनकी डेंसिटी क्या है? तो संपूर्ण रूप से हम कहते हैं 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। 829 व्यक्ति, 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, प्रति वर्ग किलोमीटर। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा ये। लेकिन सवाल उठता है कि पूरे भारत उत्तर प्रदेश में जितने भी 75 डिस्ट्रिक्ट हैं और उस 75 जिले में से उत्तर प्रदेश में कौन सा जिला ऐसा है जिसकी जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? तो आपका हो जाएगा गाजियाबाद। गाजियाबाद में क्या है? गाजियाबाद में आपका सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है। क्या? सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है, जनसंख्या घनत्व है। स्पष्ट? अब आप कहेंगे सर जब हर जगह बड़ा बताते हैं छोटा बता रहे हैं, क्या यहां नहीं बताएंगे? बिल्कुल बताएंगे। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व गाजियाबाद का है, लेकिन सबसे कम जनसंख्या घनत्व ललितपुर का है। सबसे कम जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या घनत्व किसका है? ललितपुर का। ये ललितपुर है, ये ललितपुर जो आपका देख रहे हैं, ये उल्टा सी कह सकते हैं, पेट तो आप इसे देख सकते हैं। ये ललितपुर आपका है, जो ये आप देख रहे हैं गोलाकार, ये ललितपुर है। जनसंख्या घनत्व हो गया। दूसरा, साक्षरता की, लिटरेसी की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का जनसंख्या घनत्व कितना है? सॉरी, साक्षरता की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो साक्षरता की दृष्टि से गौतम बुद्ध नगर सबसे बड़ा है। इसमें साक्षरता में सबसे बड़ा, साक्षरता में सबसे बड़ा। सवाल उठता है कि साक्षरता में सबसे छोटा कौन है? सबसे कम साक्षरता कहां की है? तो यहां पर एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है श्रावस्ती। क्या नाम है? श्रावस्ती। और श्रावस्ती की साक्षरता सबसे कम है। सबसे कम साक्षरता आपकी किसकी है? श्रावस्ती की है। किसकी है? श्रावस्ती की है। आंकड़ों में केवल 2 प्रश्न और बचे हैं। अच्छा हाँ, एक बात और बताना चाहूंगा, कभी कभी कंफ्यूजन होगा आपको कि सर ने बताया था गाजियाबाद गौतम बुद्ध नगर बगल बगल में ही थे। गौतम बुद्ध नगर जनसंख्या घनत्व में नंबर 1 है कि गाजियाबाद जनसंख्या घनत्व में है? गौतम बुद्ध नगर साक्षरता में है कि गाजियाबाद साक्षरता में? कंफ्यूजन होगा। अभी होगा, अभी बहुत पढ़ेंगे ना, पूरे यूपी पढ़ते पढ़ते बहुत आंकड़े आपके सामने आएंगे, तो चीजें भूलेंगी। तो कुछ जब चीजें भूले तो मैं ट्रिक पे भरोसा नहीं करता हूं, ट्रिक पे बिलीव नहीं करता हूं, लेकिन लिंक पे बिलीव जरूर करता हूं। किसी भी चीज को याद करने के लिए कोई एक बेहतर लिंक होगा, वो बड़ा कारगर साबित हो जाता है। जब भी कंफ्यूजन इस बात का हो गाजियाबाद गौतम बुद्ध नगर में कौन साक्षरता में और कौन जनसंख्या घनत्व में, तो भाई बुद्ध का मतलब महात्मा बुद्ध। महात्मा बुद्ध को किस लिए पूरी दुनिया जानती है? उनके शिक्षा के लिए, उनके ज्ञान के लिए। ज्ञान का मतलब क्या हुआ? लिटरेसी से। तो ज्ञान को बुद्ध के साथ साक्षरता से रिलेट कर दीजिएगा, इसका तो एकदम क्लियर हो गया। इसके बाद कोई भूलेगा ही नहीं कि गौतम बुद्ध नगर में साक्षरता में नंबर 1 है, तो अपने आप अलग हो गया कि जनसंख्या घनत्व में होगा। कभी कंफ्यूजन नहीं होगा आपको। दूसरी बात, अगर कभी पूछा जाए कि साक्षरता में सबसे कम कौन सा है, तो यहीं पर एक डिस्ट्रिक्ट है, उसका नाम है महोबा। ये डिस्ट्रिक्ट यहां पर है जहां मैं दिखा रहा हूं, महोबा। और महोबा क्या है? साक्षरता में सबसे कम है। सॉरी, ये श्रावस्ती तो मैंने बता दिया। महोबा आपका जनसंख्या में सबसे कम है। इसमें जनसंख्या में सबसे कम है, ध्यान रखिएगा। जनसंख्या में सबसे छोटा जिला आपका महोबा है। तो आप कहेंगे सर इस बार आपने छोटे से स्टार्ट किया, तो जनसंख्या में सबसे बड़ा कौन सा है? तो जनसंख्या में सबसे बड़े की बात करें तो यहां पर है आपका प्रयागराज, ये सोनभद्र के बगल। लेकिन सोनभद्र सटा नहीं है क्योंकि यहां मिर्जापुर भी बीच में लगा हुआ है। इलाहाबाद सोनभद्र को स्पर्श नहीं करता है। ये किसको स्पर्श करता है? ये स्पर्श करता है। मैंने तो कुछ किया नहीं भाई। विपिन सुमन जी, वाह गुरुजी, दिल जीत लिया आप। जीता कैसे भाई हमने, ये तो बताइए। चलिए प्रयागराज की बात की जाए। चलिए शुक्रिया, आप लोग ऐसा मानते हैं, मिला के कामयाब होकर आइए तो हमारा दिल जीतेंगे आप। हमारे पढ़ाने से अगर आपका दिल मैंने आपका जीत लिया मैंने, लेकिन हमारा दिल कब जीतेंगे आप? हमारा दिल आप तब जीतेंगे जब सफल होकर मुस्कुराते हुए चेहरे से आएंगे। आई हैव सिलेक्टेड इन द पीसीएस और आरओ एग्जामिनेशन। जब ये कहते हुए मेरे सामने आप मुस्कुराते हुए चेहरे से आएंगे किसी पदों के साथ, तो फिर मेरा दिल जीतेंगे। तो आपका दिल तो मैंने जीत लिया, लेकिन मेरा दिल जीतने के बाकी अभी है आपको, और वो जीत कराना है आपको। तो ध्यान से फ्रेंड्स, मैंने कहा कि अगर पूछा जाए साक्षरता में, सॉरी, जनसंख्या में सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश का, तो जनसंख्या में सबसे बड़ा है ये। जनसंख्या में सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट आपका कौन सा है? प्रयागराज। जनसंख्या का एक राज बताता हूं आपको। उत्तर प्रदेश की जो जनसंख्या है ना, पूरे भारत में सर्वाधिक है। इतनी जनसंख्या पूरे भारत में किसी राज्य की नहीं है। और एक मजे की बात बताता हूं आपको, अगर उत्तर प्रदेश को भारत के नक्शे से अलग कर दिया जाए तो अमेरिका के बाद, चाइना के बाद
इंडोनेशिया के बाद और स्वयं भारत के बाद पांचवा सबसे बड़ा देश बन जाएगा जनसंख्या में उत्तर प्रदेश। इतनी बड़ी जनसंख्या है उत्तर प्रदेश की, नहीं समझ पाए। मैंने कहा यदि उत्तर प्रदेश को भारत की जनसंख्या से अलग कर दिया जाए, भारत के नक्शे से निकाल के अलग कर दिया जाए, तो नंबर 1 पे चाइना होगा, नंबर 2 पे भारत होगा, नंबर 3 पे संयुक्त राज्य अमेरिका होगा, नंबर 4 पे इंडोनेशिया होगा और हमारा उत्तर प्रदेश पांचवा सबसे बड़ा देश बन जाएगा। किस मामले में? जनसंख्या के मामले में। इतनी बड़ी जनसंख्या वाला राज्य है उत्तर प्रदेश, इसलिए अगर कई सारे मामलों में ये प्रथम स्थान रखता है, जैसे गेहूं उत्पादन में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान, आगे लिखाऊंगा, आलू उत्पादन में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है, गन्ना उत्पादन में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है, आम उत्पादन में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है, कुल खाद्यान्न में उत्तर प्रदेश में प्रथम स्थान है, सर्वाधिक रेल मार्ग में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है, सर्वाधिक बैंक शाखाओं में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है, सर्वाधिक पोस्ट ऑफिस में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है और सर्वाधिक जनसंख्या में तो उत्तर प्रदेश प्रथम है ही, क्योंकि यह जनसंख्या पूरे विश्व में पांचवी सबसे बड़ी देश वाली जनसंख्या रखता है। चलिए, बिल्कुल बिल्कुल नीरज गुप्ता, फिर पेशेंस रखिए, आप फिर आगे आ गए, जनसंख्या की 10 की वृद्धि वाले भी प्रश्न करवा दिए। मैं कराऊंगा ना, ये मेरी रिस्पांसिबिलिटी है। आप क्यों परेशान हो रहे हैं? कहां कैसे कराना है, कब कराना है, वो मैं तय करूंगा। बिल्कुल परेशान मत होने का। जिस दिन मैं कह दूंगा यूपी स्पेशल समाप्त, आपके माइंड में जितने भी क्वेश्चन कौन रहे होंगे वो लेके आएगा, नहीं बचेगा। तो बिल्कुल परेशान नहीं होना है। आप जितना सोच रहे हो, हर बैच में ज्यादा हम सोच के पढ़ाते हैं, परेशान मत होइएगा, बिल्कुल मत परेशान होइएगा। चलिए, शाहिदा सिद्दीकी जी, सर क्लास में नोट्स बना रहे हैं, फिर भी पीडीएफ नोट्स पढ़ना पड़ेगा। हाँ पढ़िए, पीडीएफ नोट्स मिल जाएगा। क्लास नोट्स बनाना बहुत अच्छी बात है, अगर नोट्स बना रहे हैं और उसके साथ ही साथ आपको पीडीएफ नोट्स मिलेगा, उसको केवल पढ़ना होगा, आप पढ़िएगा अच्छे से, ठीक है। लेकिन मैपिंग से अगर आप नोट्स बना लेंगे खुद स्वयं तो बहुत अच्छा होगा आपके लिए। और कोशिश ये करिए पहली बार जब मैं पढ़ा रहा हूं ना, मेरे साथ पढ़िए, क्योंकि आप तब लिखने पे फोकस करेंगे, जो बातें मैं समझाने का प्रयास करूंगा वो समझ नहीं पाएंगे। जो मैं लेक्चर में समझाऊंगा, जो टेक्निकल बातें बताऊंगा, उस पर फोकस नहीं रहेगा, आपका फोकस लिखने पे रहेगा। तो क्लास करने का ऑनलाइन में ये तरीका होना चाहिए, फर्स्ट टाइम आप टीचर के लेक्चर पे फोकस करिए, सेकंड टाइम आप खुद से अकेले जब वीडियो देखिए तो आपको पता हो सकता है सर यहाँ लिखा था स्टार वाला प्रश्न है, सर ने यहाँ बताया था ऐसे पूछा जाता है, लाओ इसको नोट्स में बनाते हैं, तब आप नोट बनाइएगा। पहली बार सब इंपॉर्टेंट लगता है। जब किसी किताब को आप पढ़ते हैं ना, तो पहली बार इसलिए सलाह दी जाती है कभी रेड पेन लेके मत पढ़ा करिए, कभी आप हाईलाइटर लेके मत पढ़ा करिए, पहली बार पेंसिल लेकर किताब को पढ़ा करिए। और पेंसिल लेकर के क्या होता है, पहली बार जब पढ़ते तो हर लाइन को अंडरलाइन करने का मन करता है, लेकिन दूसरी बार जब फिर पढ़ते हैं तब समझ में आता है हाँ नहीं ये फालतू की बात है, ये इंपॉर्टेंट है, तब आप हाईलाइटर लीजिए, तब यूज करिए। वो भी मैं हाईलाइटर की सलाह नहीं दूंगा। अगर मेरे अकॉर्डिंग आप किसी टेक्स्ट बुक को पढ़ते हैं किताब को, तो मैं आपको तरीका बताता हूँ किसी किताब को पढ़ने का तरीका क्या है। किताब को अपने पास रखिए और किसी भी किताब को पढ़ने के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए, इवन आप आईएएस की तैयारी करते हो, पीसीएस की तैयारी करते हो या समीक्षा अधिकारी या किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हैं, तो जिस भी बुक को आप उठाइए, टेक्स्ट बुक को, साथ ही साथ आपके बगल में उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रखे होने चाहिए। और मान लीजिए आप हिस्ट्री उठाते, एग्जांपल दे रहा हूं मैं, अपने विषय का नहीं, हिस्ट्री दे रहा हूं मान लीजिए, और हिस्ट्री में आपने पहला चैप्टर लिया यूरोपियों का आगमन, मुझे पढ़ना है आज, तो यूरोपियों के आगमन को लेकर के पहला काम, पढ़ने से पहले ही आप प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन को देख लीजिए, उसका उत्तर मत देखिए, फिर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन की प्रकृति कैसी है, नेचर क्या है, उसके बाद पहली बार किताब को पढ़िए, तब भी आप समझ कम पाएंगे क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं। आपके हाथ में केवल पेंसिल होनी चाहिए, अंडरलाइन करते चले जाइए, जितना मन करे सब करिए, पूरी किताब मन करता कर डालिए, अंडरलाइन करिए, लेकिन पढ़ने के बाद आप क्वेश्चन सॉल्व करिए व्याख्या के साथ। और जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आपको आइडिया हो जाएगा कि किस पन्ने में कौन सी बात महत्वपूर्ण थी और कौन सी महत्वपूर्ण नहीं थी। आप सेकंड टाइम में रेड पेन से कलर करिए और फिर से एक बार देखिए हमारे कौन कौन से क्वेश्चन फर्स्ट टाइम में गलत हुए थे, फिर से सॉल्व करिए क्वेश्चन, और थर्ड टाइम फिर प्लट कराइए, हाईलाइटर हाथ में होना चाहिए। अब हाईलाइटर में एक पेज में केवल 5 जगह कलर करेंगे, बस केवल 5 जगह, एक पेज में मैक्सिमम 5 या 7 इतनी जगह कलर करेंगे, ये मुख्य बात है। और जो हाईलाइटर वाला कलर होगा, जब कल एग्जाम होना है और आज आपको पूरी मॉडर्न हिस्ट्री रिवाइज करनी है, तो केवल आप पेज उठाएंगे, पलटेंगे, जहां जहां हाईलाइटर है वहीं आपकी नजर जाएगी और सारी चीजें रिवाइज होती चली जाएंगी। ये होता है पढ़ने का तरीका किसी भी किताब को, अगर पढ़ते हैं तो ऐसे पढ़िए। चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। तो यहां तक सारी बातें मैंने क्लियर कर दी आपको, इसको मैं एक बार रिवाइज करता हूं ताकि जितना कुछ अब तक पढ़ा आपने वो क्लियर हो जाना चाहिए। अब तक मैंने कितनी बातें आपको समझा दी हैं, इसको जरा करिए, कितने क्वेश्चन कवर हो रहे हैं आपके। पहला शुरुआत से करता हूं, उत्तर प्रदेश का आकार लंबवत, पूरब से पश्चिम की लंबाई 650 किलोमीटर, उत्तर से दक्षिण की लंबाई 240 किलोमीटर, उत्तर प्रदेश का पूरी जनसंख्या का, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या का प्रतिशत 16.51, पूरे भारत के क्षेत्रफल का उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल 7.33%, उत्तर प्रदेश का कितने राज्य लगे हैं 8, कितने केंद्र शासित प्रदेश 1, कुल मिलाकर 9, देश केवल एक मात्र, कौन सा है नेपाल, नेपाल कितने जिले को छूता है 7 को, उत्तराखंड कितने जिले को 7 को, हिमाचल प्रदेश कितने जिले को 1 को, छत्तीसगढ़ कितने जिले को 1 को, झारखंड कितने जिले को 1 को, मध्य प्रदेश कितने जिले को 11 को, बिहार कितने जिले को 7 को, राजस्थान कितने जिले को 2 को, दिल्ली कितने जिले को 2 को, और हरियाणा कितने जिले को 6 को। ये पहले पेज में आपने पढ़ा था। अब सेकंड पेज पे आ जाइए। यहां फिर मैंने दिशाएं बताई, पूर्वी जिला बलिया, पश्चिमी जिला शामली, उत्तरी जिला देखिए रटिए मत, नक्शे में कहां है ऊपर सबसे सहारनपुर, दक्षिणी जिला उल्टा सी कहां पर सोनभद्र। दिशाएं बताई, फिर क्या बताया, सर्वाधिक वर्षा वाला जिला गोरखपुर, न्यूनतम वर्षा वाला जिला मथुरा, सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला गौतम बुद्ध नगर की गाजियाबाद, नहीं महात्मा बुद्ध पढ़े लिखे थे, गौतम बुद्ध नगर। साक्षरता में सबसे कम नेपाल बॉर्डर पर श्रावस्ती, जनसंख्या में सबसे अधिक प्रयागराज, जनसंख्या में सबसे कम महोबा, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा लखीमपुर खीरी, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे कम हापुड़, उत्तर प्रदेश का संपूर्ण जनसंख्या घनत्व 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। इतनी बातें आप पढ़ चुके हैं, लगभग 25 क्वेश्चन आपको तैयार हो जाने चाहिए अब तक। क्लियर? चलिए चलिए ध्यान रखिए, यहां जनगणना नहीं पढ़ा रहा हूं, केवल सामान्य परिचय में एकदम बेसिक बात बता रहा हूं, उत्तर प्रदेश की जनगणना नहीं है, ध्यान रखिएगा, ये जनगणना नहीं पढ़ा रहा हूं मैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अब एक और पेज लूंगा मैं, कुछ और क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ूंगा जो और प्रश्न आपके एग्जाम में बनते हैं।
ध्यान रखिएगा। अब आपको ध्यान क्या देना है यहाँ पे, अब मैं कुछ और प्रश्नों को डिस्कस करना चाहूंगा आप लोगों से। देखिए कुछ और महत्वपूर्ण आपके एग्जामिनेशन में यही उत्तर प्रदेश के समान परिचय से प्रश्न बनेंगे, उनके डिस्कस करता हूं मैं आपसे। एक प्रश्न ये बनेगा आपसे एग्जाम में कि उत्तर प्रदेश के राज्यों से, उत्तर प्रदेश से लगे हुए राज्यों में से सबसे छोटी सीमा रेखा वाला राज्य कौन सा है? सबसे छोटी सीमा रेखा वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे छोटी सीमा रेखा राज्य ये आता है और टच करता है, चला जाता है, हिमाचल प्रदेश। ये क्या है? सबसे छोटी सीमा रेखा बनाता है, सबसे छोटी सीमा रेखा बनाता है। उसके बाद दूसरा सवाल है कि उत्तर प्रदेश में राज्यों से लगे हुए राज्यों में से सबसे लंबी सीमा रेखा वाला राज्य कौन सा है? सबसे लंबी सीमा रेखा वाला राज्य यहां से शुरू होता है और यहां तक लगा है, इसकी सीमा यहां से स्टार्ट होती है ये, और पूरी यहां तक सीमा लगी है, और ये राज्य कौन सा है? एमपी। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि उत्तर प्रदेश से लगे हुए राज्यों में से सबसे लंबी सीमा रेखा वाला राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश। और सबसे छोटी सीमा रेखा वाला राज्य हिमाचल है। कई बार स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं, हिमाचल भी तो एक जिले को स्पर्श करता है, उत्तराखंड और झारखंड भी तो एक जिले को स्पर्श करता है, छत्तीसगढ़ भी एक जिले को स्पर्श करता है, लेकिन यहां पर तो आपने बताया था छत्तीसगढ़ यहां से लेकर यहां तक है, और छत्तीसगढ़ यहां से लेकर यहां तक है, और आपका झारखंड यहां से लेकर यहां तक है। इसकी डिस्टेंस को देख रहे हैं, यहां से यहां तक है, इसकी डिस्टेंस को देख रहे हैं, यहां से यहां तक है, लेकिन इसकी डिस्टेंस तो देखिए, बीच में गैप ही नहीं दिख रहा, आ रहा, टच कर रहा, चला जा रहा है। चलिए स्पष्ट एकदम बातें। दो प्रश्न ये बन गए आपके। तीसरा प्रश्न क्या बनेगा? उत्तर प्रदेश का एकमात्र ऐसा जिला जो तीन ओर से, ध्यान से देखिए, ये मैपिंग का प्रश्न है, ये फैक्चुअल प्रश्न नहीं है, मैप क्लियर है तभी आंसर दे पाएंगे, और शायद इसका आंसर आप दे लेंगे अभी तक जितनी क्लास कर ली है आप। उत्तर प्रदेश का एकमात्र ऐसा जिला जो तीन ओर से मध्य प्रदेश राज्य से घिरा है, ये राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश है। अब ध्यान दीजिएगा, ये एरिया जो है रेड कलर से मैंने जो किया है, ये यहां तक जिला है उत्तर प्रदेश का, लेकिन चारों तरफ इसके तीन ओर से किससे घिरा है? या तीन ओर से घिरा है मध्य प्रदेश से। किससे? मध्य प्रदेश से तीन ओर घिरा है, तीन ओर से मध्य प्रदेश से घिरा है। केवल इतनी सीमा इसकी, ये केवल इतनी सीमा उत्तर प्रदेश से जिले से लगती है, और ये जिला कौन सा है? झांसी। ये जिला कौन सा है? झांसी। एक बहुत बढ़िया प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ललितपुर उत्तर प्रदेश के किस जिले को स्पर्श करता है? या उत्तर प्रदेश का ऐसा जिला, ध्यान से, आई रिपीट, उत्तर प्रदेश का ऐसा जिला जो केवल एकमात्र जिले को स्पर्श करता होगा, जो केवल एकमात्र जिले को स्पर्श करता है, वह है आपका ललितपुर। ललितपुर उत्तर प्रदेश का जिला है, तीन ओर से मध्य प्रदेश से घिरा है, या केवल उत्तर प्रदेश के एक जिले को स्पर्श करता है जिसका नाम है झांसी, और झांसी यहां से यहां तक है। देख लीजिए, स्पष्ट ही बात है। आपके मन में तुरंत एक सवाल कौंधा होगा, कौंधने का मतलब होता है गूंजना, कि सर अगर एग्जाम में यह पूछ सकता है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा ऐसा जिला है जो सबसे कम जिलों को स्पर्श करता है, क्या यह सवाल नहीं पूछा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा ऐसा जिला है जो सर्वाधिक जिलों को स्पर्श करता है? ऑफ कोर्स पूछा जाता है। यहीं पर एक जिला है आपका, थोड़ा सा मैं इसको रफ कर देता हूं, झांसी नीचे लिख देता हूं, यहीं पर एक जिला है आपका हरदोई। हरदोई एक ऐसा जिला है जो अपने चारों ओर 9 जिलों को लगभग स्पर्श करता है, और सर्वाधिक जिलों को स्पर्श करने वाला जिला हरदोई है। पहले किताब में बदायूं था, वो गलत है, अपडेटेड आप हरदोई आंसर लगाएंगे। ठीक ठीक कर देंगे, रंजीत कुमार शर्मा जी कर देंगे। ठीक, हरदोई यह सर्वाधिक जिलों को स्पर्श करने वाला जिला है। अगला प्रश्न क्या बनेगा? ध्यान से सुनिएगा, प्रश्न को ध्यान से सुनिएगा, मैपिंग के सारे प्रश्न करा रहा हूं। अगला प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, उत्तर प्रदेश का एकमात्र जिला, आई रिपीट, उत्तर प्रदेश का एकमात्र जिला जो सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करता है। अगर मैपिंग आपको समझ में आ गई तो क्लियर हो गया होगा। सर हम बता सकते हैं, कैसे बता सकते हैं? क्योंकि आपने बताया है यहां से लेकर यहां तक की सीमा बिहार से लगी है, और यहां दिख रहा है यहां से लेकर यहां तक की सीमा झारखंड से है, यहां से लेकर यहां तक की सीमा छत्तीसगढ़ है, यहां से लेकर यहां तक की सीमा एमपी है। इसका मतलब ये जो सोनभद्र है, ध्यान से, जो उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला है, जो सोनभद्र है, यह सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करने वाला जिला है। किसको? यह सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करने वाला जिला है, सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करने वाला जिला है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। ये तीन क्वेश्चन मैपिंग से रहे कि उत्तर प्रदेश का कौन सा ऐसा जिला जो तीन ओर से मध्य प्रदेश राज्य से घिरा है? ललितपुर। उत्तर प्रदेश का ऐसा कौन सा जिला जो सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करता है? सोनभद्र। उत्तर प्रदेश का ऐसा कौन सा जिला है जो केवल एक जिले को स्पर्श करता है? ललितपुर को। किसको स्पर्श करता है? झांसी को। उत्तर प्रदेश का ऐसा जिला जो सर्वाधिक जिलों को स्पर्श करता है, तो आपका हरदोई हो जाएगा। पहले बदायूं था, उसमें कुछ परिवर्तन हुआ अभी, तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? हरदोई। इतनी बातें स्पष्ट हुई। चलिए अब और कुछ बातों को बताते हैं आपको फ्रेंड्स। देखिएगा, उत्तर प्रदेश के समान परिचय में एक प्रश्न लिंगानुपात का बड़ा पूछा जाता है, और लिंगानुपात में 4 आंकड़े आपके एग्जामिनेशन के बड़े इंपॉर्टेंट हैं। व्हाट डू यू मीन बाय लिंगानुपात? सेक्स रेशियो क्या है? लिंगानुपात का तात्पर्य होता है कि प्रति 1000 पुरुषों पर किसी जिले का, किसी राज्य का या किसी देश का जो महिलाओं की संख्या होती है, वह लिंगानुपात कहलाता है। अगर हम पूरे उत्तर प्रदेश की बात करें, पूरे 19,98,12,341 व्यक्तियों की बात करें, तो पूरे उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात जो होगा, वह पूरे उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात, ध्यान से सुनिएगा, उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात, उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात जो होगा यह कितना होगा? तो ध्यान रखिएगा, यह है 912। लेकिन लिंगानुपात में आपको 4 आंकड़े याद करने होंगे। एक होगा शिशु लिंगानुपात, शिशु लिंगानुपात,
दूसरा हो जाता है अनुसूचित जाति का लिंगानुपात। अनुसूचित जाति का लिंगानुपात। तीसरा है अनुसूचित जनजाति। मैं उम्मीद करता हूं आपको पता होगा, लेकिन फिर भी अनुसूचित जाति को इंग्लिश में एससी कहा जाता है शॉर्ट में। अनुसूचित जनजाति को एसटी कहा जाता है। एससी का फुल फॉर्म होता है शेड्यूल कास्ट और एसटी का फुल फॉर्म होता है शेड्यूल ट्राइब्स। पता होगा, लेकिन मैंने फिर भी